अब आ जाइए इंड एस 16 में आपको रिवाइज करा देता हूँ पीपी। इंड एस 16 पीपी अब अपन रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। देखिए पीपी में बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो पीपी का मतलब क्या होता है ये सब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के काम का नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग पे आता हूँ मैं जिस पे क्वेश्चन आते हैं। एक तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है पीपी की कॉस्ट क्या होगी। अगर पीपी आपने परचेस करी है, सेल्फ कंस्ट्रक्ट करी है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। तो उसके लिए जितने भी खर्चे आप उसको लोकेशन और कंडीशन इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट पे लाने के लिए करते हो, वो सब पीपी की कॉस्ट में जाएगा। तो ये आपको याद कर लेने हैं बस। इन सब का लॉजिक वही डिटेल्ड वीडियो में बताया, पर यहाँ पे अब आपको याद रखना है परचेज प्राइस में तो कोई ट्रेड डिस्काउंट है लेस करना, इंपोर्ट ड्यूटी या कोई परचेज अदर टैक्सेस लगे हैं तो अगर वो नॉन रिफंडेबल ऐड कर देना, स्टाम्प ड्यूटी कॉस्ट, लीगल फी, वन टाइम ज्वाइनिंग फी, इनिशियल डिलीवरी फी, हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्रोफेशनल फी, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन में मटीरियल लेबर जो भी लगा है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट लगी है कंस्ट्रक्शन में, टेस्टिंग कॉस्ट लगी है, या फिर हमें लग रहा है कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट करनी पड़ेगी यूजफुल लाइफ एंड होने पे, तो उसको पीवी करके ये सारे खर्चे ऐड कर दोगे तो पीपी की कॉस्ट आएगी। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए साइलेंट सिचुएशन में आप अज्यूम कर लेना जो टैक्सेस हैं वो नॉन रिफंडेबल, अगर कुछ नहीं बोला। कुछ ऐसे कॉस्ट है जो क्वेश्चन में दे तो आपको इग्नोर करना है, वो पीपी की कॉस्ट का कभी पार्ट नहीं होंगे, जैसे स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, रीलोकेशन ऑफ स्टाफ कॉस्ट, इनॉग्रेशन सेरेमनी की कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट। मान लीजिए हमने पीपी के मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी परचेज किया तो वो रेगुलर एक्सपेंस है, पीपी की कॉस्ट में नहीं जाएगा। डे टू डे रिपेयर कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल या सेलिंग ओवरहेड कंपनी के, कोई अबनॉर्मल लॉस हुआ है हमें, अबनॉर्मल अमाउंट ऑफ मटेरियल लगा है, वो सब नहीं लेना। ऑपरेटिंग लॉस हुए हैं कंपनी के, वो पीपी में नहीं जाएंगे। कोई कैश डिस्काउंट या अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट मिला है, वो नहीं जाएगा। और ऐसे ही कोई पीपी को खरीदने के लिए हमने लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो वो पीपी की कॉस्ट में हम नहीं डालते जब तक कि वो इंड एस 23 अलाउ ना कर दे। इसके बाद देखिए अगर आप कोई इंसिडेंटल एक्टिविटी करते हो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे और उससे इनकम कमाते हो, और वो इंसिडेंटल एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी नहीं थी, तो वो इनकम पीपी की कॉस्ट में आप एडजस्ट नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस टाइम पे मैंने सोचा लैंड पे कार पार्किंग करके कुछ इनकम कमा लेता हूँ, तो वो इनकम मैं पीपी की कॉस्ट में एडजस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो इनकम है वो पीपी से रिलेटेड मेरी नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद देखिए अकाउंटिंग ऑफ पीपी आप कैसे करेंगे, पीपी की अकाउंटिंग जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। सिंपल सी है, पीपी परचेज करते वक्त पीपी टू बैंक या पेबल्स, और डीकमीशनिंग कॉस्ट है तो उसका प्रोविजन प्रेजेंट वैल्यू पे। हर साल हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लाइबिलिटी करेंगे, जिसे पी&एल में डाल दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो पीपी पे डायरेक्ट या प्रोविजन बना लेंगे, डेप्रिसिएशन पी&एल में चला जाएगा। सिंपल सी अकाउंटिंग है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर, पीपी को अगर आपने डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स पे लिया है, यानी आपने पीपी आज खरीद ली और पेमेंट बोल रहे हो कि 2 साल बाद करोगे, तो आज अगर आपको वो पीपी का 1 लाख देना पड़ता तो हो सकता है 2 साल बाद सामने वाला 1,20,000 मांग रहा हो, क्योंकि वो आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, वो उस कॉस्ट में ही ऐड कर लेता है। तो जो भी नॉर्मल परचेज प्राइस यानी कैश प्राइस से ज़्यादा जितना भी अमाउंट पे करते हो आप उसे इंटरेस्ट मान के पी&एल में ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करते हो। मान लीजिए क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला है कि आपको 2 साल बाद पीपी का पेमेंट करना है 1,20,000, पीपी आज खरीद ली, कैश प्राइस बताई नहीं, तो अब आप क्या करोगे, फ्यूचर में जो आपको कैश फ्लो करना है ना उसको पीवी कर लो, तो वही आपकी कैश प्राइस हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मेरे को 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में मैं पेमेंट करूंगा 5-5 हज़ार का पीपी का, तो ये फ्यूचर के कैश फ्लो उनको पीवी कर लेता हूँ 10% की रेट से, तो ये अमाउंट आ गया, तो इतने पे पीपी रिकॉर्ड होगी। ठीक है, ये पीपी रिकॉर्ड होगी, पीपी टू पेबल्स। अब हर साल मैं क्या करूंगा, पेबल्स एक्चुअल में तो सामने वाले को 5-5 हज़ार 15,000 पे करने हैं, तो पेबल्स को तो अनवाइंड करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए वही अमोर्टाइजेशन टेबल बनाऊंगा और पेबल्स में इंटरेस्ट चार्ज करके अनवाइंड करूंगा, और हर साल इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट है मेरी 5,000 की वो पे करता जाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर पीपी मैंने एक्सचेंज ऑफ असेट में एक्वायर करी है, एक्सचेंज ऑफ असेट मान लीजिए मैंने अपनी कोई एक असेट दे दी और सामने वाले से एक पीपी खरीद ली, तो आपको देखना पड़ेगा कि उस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। तो साइलेंट सिचुएशन में आप मान लोगे कमर्शियल सब्सटेंस है, तो कमर्शियल सब्सटेंस होगा तो आपको पीपी को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, पीपी जो डेबिट करोगे वो आप करोगे जो असेट आपने दी है, जो असेट आपने दी है उसकी फेयर वैल्यू पे। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जो असेट आपको रिसीव हुई है उसकी फेयर वैल्यू पे। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो जो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप, जो असेट आपने दी है उसके कैरिंग अमाउंट पे। और अगर ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है तो पीपी को आप रिकॉर्ड कर लोगे उस अमाउंट पे, जिस अमाउंट पे आपने असेट जो दी है उसका कैरिंग अमाउंट जो था उस पे रिकॉर्ड कर लोगे। अब देखिए अगर मान लीजिए आपने अपनी असेट तो दी है पीपी लेने के लिए
उसके अलावा सामने वाले को कोई और कैश पे किया है, साथ में कुछ कैश भी पे किया है, तो आप ये ऊपर जो अमाउंट पीपी का यहाँ से निकाल लोगे ना, जितने पे पीपी रिकॉर्ड करनी है उसमें कैश पेड वाला अमाउंट भी ऐड करके पीपी को रिकॉर्ड करोगे। इसके बाद मान लीजिए आपको कोई कैश मिला है, सामने वाले को आपने असेट दी, सामने वाले से आपको पीपी मिली और कुछ कैश भी मिला, तो जिस पे आप पीपी रिकॉर्ड कर देते हैं, जिस अमाउंट पे जो ऊपर आपने निकाला उसमें से आपको कैश रिसीव वाला अमाउंट हटाना पड़ेगा। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब होता है ऐसी चीज जिसकी वजह से बिजनेस के कैश फ्लो अफेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाली पीपी खरीद ली और एक मेरी पुरानी मशीन दे दी 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाली, तो कैश फ्लो बदलेंगे, सिंपल सी बात है। लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस का सिंपल सा एग्जांपल है, एक एरिया में 2 वेयर हाउसेज हैं, एक मेरा गोडाउन है, एक मेरी कॉम्पिटिटर कंपनी का गोडाउन है, पर हमने क्या किया, एक्सचेंज कर लिए वेयर हाउस, मैं उसके गोडाउन में सामान रखता हूँ, वो मेरे गोडाउन में सामान रखता है। तो इसमें क्या किया हमने, पीपी एक्सचेंज तो करी है पर इससे कोई कैश फ्लो पे अफेक्ट नहीं आया, तो ये आपका लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है। अकाउंटिंग क्या होगी, देखो पीपी आएगी, अगर कुछ कैश मिल रहा है तो वो, इसके बाद असेट आपके पास जाएगी कैरिंग अमाउंट से, कुछ कैश गया तो वो पीपी किस अमाउंट पे आएगी, जो अमाउंट अभी मैंने आपको निकालना सिखाया। डिफरेंस इन एंट्री गेन या लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ असेट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद देखिए पीपी पे डेप्रिसिएशन लगाने के 3 मेथड है, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। साइलेंट सिचुएशन में एसएलएम लगाओगे आप, जिसमें कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। डब्ल्यूडीवी में आप ओपनिंग कैरिंग अमाउंट पे डेप्रिसिएशन रेट लगाते हो और प्रोडक्शन यूनिट्स में जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी उसके रेशियो में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। डेप्रिसिएशन पीपी पे जब लगता है जब वो पीपी अवेलेबल फॉर यूज होती है, रेडी टू यूज कंडीशन में होती है। तो डेप्रिसिएशन आप बंद कब करते हो, जब वो पीपी डी रिकॉग्नाइज कर दोगे या हेल्ड फॉर सेल के लिए रख दोगे। मान लीजिए एक पीपी है जिसमें लैंड और बिल्डिंग दोनों आइटम है, तो लैंड वाले पार्ट पे आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड होती है, लेकिन बिल्डिंग वाले पार्ट पे आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। एक क्वेश्चन है, मैं अभी आपको क्वेश्चन रिवाइज करवा दूंगा। इसके बाद देखिए अगर मान लीजिए आपका डेप्रिसिएशन मेथड यूजफुल लाइफ या रेजिडुअल वैल्यू में कभी भी कोई चेंज आता है तो हम अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज मानते हैं, यानी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे। रिमेनिंग फ्यूचर पीरियड में हम नए मेथड या नई यूजफुल लाइफ, नई रेजिडुअल वैल्यू से कैलकुलेशन करेंगे डेप्रिसिएशन की। मान लीजिए मैं एसएलएम फॉर्मूला यूज कर रहा था, अब मेरा जो रेजिडुअल वैल्यू है या यूजफुल लाइफ है वो चेंज हो गई, या पहले मैं डब्ल्यूडीवी यूज कर रहा था, एसएलएम फॉर्मूला यूज करूंगा। तो जब भी एसएलएम फॉर्मूला यूज होगा ना और चेंज आएगा इन तीनों में से किसी के अंदर भी, तो आपको जो फॉर्मूला में यहाँ पे आप कॉस्ट यूज में लेते हो, कॉस्ट, उसकी जगह आप उस दिन का कैरिंग अमाउंट यूज में लोगे, जब चेंज आया था तब का कैरिंग अमाउंट आपको यूज में लेना पड़ेगा। इसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग ऑलरेडी बता दी है। अब देखिए कंपोनेंट अकाउंटिंग। कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या है, पीपी में कोई ऐसा पार्ट है, आपकी पूरी मशीन और मशीन में एक पार्ट ऐसा लगा हुआ है जिसकी सिग्निफिकेंट कॉस्ट है। मान लीजिए मेरी कार है और ये कार है 15 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, सपोज 20 लाख रुपए की कार है, लेकिन 20 लाख रुपए की कार में 5 लाख का तो इंजन ही है। इस 20 लाख रुपए में से 5 लाख का तो इंजन ही है, बाकी पार्ट्स की वैल्यू 15 लाख ही है। यानी इस कार के अंदर, इस पीपी के अंदर एक पार्ट ऐसा है जिसकी सिग्निफिकेंट कॉस्ट है, तो उसको आपको डेप्रिशिएट अलग से करना पड़ेगा। तो ये हो सकता है इंजन इन अ कार और एयरक्राफ्ट, या टरबाइन इन अ मशीन, इंटीरियर वॉल्स ऑफ ए बिल्डिंग या रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, या मेजर इंस्पेक्शन या ओवरहोलिंग। अगर जो पार्ट जिसकी सिग्निफिकेंट कॉस्ट है उसकी यूजफुल लाइफ पीपी की यूजफुल लाइफ के बराबर है, तो आपको डेप्रिशिएट अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर डेप्रिसिएशन सेम ही आएगा। एग्जांपल देखिए, कार 20 लाख रुपए की जिसमें 5 लाख का इंजन भी इंक्लूडेड है, कार की यूजफुल लाइफ 30 साल है, इंजन की 5 साल है, तो कार का जो इंजन है उसे 5 साल में डेप्रिशिएट करेंगे, बाकी पार्ट्स को 30 साल में डेप्रिशिएट करेंगे, तो फिर आपको कार का कैरिंग अमाउंट अलग से ऐसे निकालना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपके जो पीपी है उसका सिग्निफिकेंट कॉस्ट वाला पार्ट आप कभी रिप्लेस करते हो, उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है, लेकिन बाकी पार्ट्स की यूजफुल लाइफ है, तो आपको जो नए पार्ट की कॉस्ट है उसमें ऐड करनी पड़ेगी कैरिंग अमाउंट में उस दिन। और उस दिन पीपी के कैरिंग अमाउंट में अगर पुराने वाले पार्ट का कुछ कैरिंग अमाउंट इंक्लूडेड है तो वो डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, नहीं हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका नया कैरिंग अमाउंट आएगा पीपी का। मान लीजिए आपको पुराना जो कैरिंग अमाउंट है ओल्ड पार्ट का, पुराने वाले पार्ट का कैरिंग अमाउंट रिप्लेसमेंट डेट पे पता नहीं है, क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो कैसे निकालोगे? आप नए पार्ट की कॉस्ट ले लोगे जितनी आज आपने लगाई है, इसको पीवी करके ले जाओ जिस दिन ओल्ड पार्ट इंस्टॉल हुआ था, जिस दिन ओल्ड पार्ट इंस्टॉल हुआ था, यानी जिस दिन आपने वो मशीन पहली बार खरीदी थी उस दिन तक पीवी कर लो, तो आप मान लोगे कि ये थी ओल्ड पार्ट की कॉस्ट। अब उस ओल्ड पार्ट की कॉस्ट पे आज तक का डेप्रिसिएशन लगा लो, ये मानते हुए कि उस ओल्ड पार्ट की यूजफुल लाइफ पीपी की यूजफुल लाइफ के बराबर थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट इसी वजह से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने सोचा होगा सबकी यूजफुल लाइफ सेम है, इस वजह से उस ओल्ड पार्ट पे आप कॉस्ट पे उतना डेप्रिसिएशन लगाओ अभी तक का, ये मानते हुए कि यूजफुल लाइफ पीपी की जितनी है उतनी ओल्ड पार्ट की थी, तो आपको ओल्ड पार्ट का कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा पार्ट रिप्लेसमेंट डेट पर। जैसे एग्जांपल के लिए कार 10 लाख की परचेस करी, यूजफुल लाइफ 10 साल है, हमने 3 साल बाद इंजन रिप्लेस कर दिया और नए इंजन की कॉस्ट है 2 लाख रुपए, डिस्काउंटिंग रेट 10%, तो ओल्ड पार्ट का हमें कैरिंग अमाउंट चाहिए। तो अब देखो कैसे निकालोगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ कार निकालो आज के दिन पूरी कार का, 10 लाख में
3 साल का डेप्रिसिएशन हटाया 7 लाख। ओल्ड पार्ट का कैरिंग अमाउंट के लिए पहले हमें कॉस्ट ऑफ ओल्ड पार्ट निकालनी पड़ेगी, उसके लिए नए पार्ट की कॉस्ट उसको पीवी कर लो। जब आपने ओल्ड पार्ट खरीदा था, इंस्टॉल किया था, तो 3 साल पहले किया होगा, 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो 3 साल का पीवी फैक्टर लगा के निकाल लो, ये कॉस्ट होगी। अब उस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा आज तक का 3 साल का, लेकिन हम ये अज्यूम करेंगे कि हमने उसकी 10 साल यूजफुल लाइफ मानी होगी, तो 10 साल यूजफुल लाइफ मान के 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा के उसका कैरिंग अमाउंट ये पड़ा होगा बुक्स में। तो कार का कैरिंग अमाउंट न्यू पार्ट की कॉस्ट माइनस कर देगा कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट। ये हो गया आपका कंपोनेंट अकाउंटिंग। अब देखिए सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पीपी का कैसे करोगे, एट ईच बैलेंस शीट डेट। हर बैलेंस शीट डेट पे आपको पीपी को कॉस्ट मॉडल या रिवोल्यूशन मॉडल पे दिखाना पड़ेगा। तो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप एक बार फॉलो कर लोगे वो आपको हमेशा उस एंटायर क्लास ऑफ पीपी पे फॉलो करनी पड़ेगी। कॉस्ट मॉडल में कैरिंग अमाउंट कैसे आता है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट लॉस। अब रिवैल्यूएशन मॉडल में कैरिंग अमाउंट क्या होगा, फेयर वैल्यू जो आप लोगे डेट ऑफ रिवैल्यूएशन की, वो फ्यूचर में डेप्रिसिएशन भी रिवैल्यूड अमाउंट पे लगेगा। आप अकाउंटिंग कैसे करोगे वो देख लो। अकाउंटिंग के लिए जो वाला सिनेरियो आपके सिलेबस में उसकी मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। मान लीजिए आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली पीपी में चार्ज करने के बजाय, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाते हैं और यही हमारी अजम्पशन होती है। तो पीपी का अमाउंट ग्रोस अमाउंट पे आ रहा होगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी पे आ रहा होगा। तो नेट अमाउंट पीपी का नेट कैरिंग अमाउंट कितना होगा, ग्रोस कैरिंग अमाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अब आपको अकाउंटिंग फॉर इवैल्यूएशन कैसे करनी है, दो मेथड आपके पास। पहला मेथड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच। इसमें आप क्या करो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना उसको पीपी में ट्रांसफर कर दो, जितना भी अमाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपी। इससे क्या हो गया, पीपी ऑटोमेटिकली नेट कैरिंग अमाउंट पे आ गई। अब आप नेट कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू से कंपेयर कर लो। फेयर वैल्यू ज्यादा है तो गेन हो गया पीपी टू रिवैल्यूएशन गेन, और फेयर वैल्यू कम है तो लॉस हो गया रिवैल्यूएशन लॉस टू पीपी। ठीक है। अब दूसरा मेथड है रीस्टेटमेंट अप्रोच। इसमें आप कुछ भी एलिमिनेट मत करो, इसमें आप एक काम करो, ग्रोस कैरिंग अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों को रीस्टेट कर दो। यानी अगर फेयर वैल्यू इंक्रीज हुई है तो इन दोनों को बढ़ा दो, फेयर वैल्यू डिक्रीज हुई है तो इन दोनों को गिरा दो। कितना परसेंट से करना पड़ेगा वो देखो। उसके लिए आपको रिवैल्यूएशन गेन या लॉस का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, जो कि होगा फेयर वैल्यू माइनस नेट कैरिंग अमाउंट डिवाइड बाय नेट कैरिंग अमाउंट। इसे परसेंटेज मिल जाएगा फेयर वैल्यू में कितना चेंज आया है। तो अगर ये परसेंटेज पॉजिटिव है तो गेन है, और नेगेटिव है तो डिक्रीज इन फेयर वैल्यू है। तो अगर रिवैल्यूएशन गेन है, फेयर वैल्यू ज्यादा है नेट कैरिंग अमाउंट से, तो आप क्या करोगे, पीपी बढ़ाओगे ग्रोस कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय गेन परसेंटेज से। टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ाओगे, डेप्रिसिएशन इनटू रिवैल्यूएशन गेन परसेंटेज है। डेप्रिसिएशन बढ़ेगा प्रोविजन तो क्रेडिट होगा, पीपी बढ़ेगी तो डेबिट होगी, क्रेडिट में आ जाएगा रिवैल्यूएशन गेन। अगर लॉस होगा तो डेप्रिसिएशन कम करोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और पीपी कम करोगे टू पीपी लॉस परसेंटेज से, और डेबिट में आ जाएगा रिवैल्यूएशन लॉस। सिंपल सा है ये। अब देखिए रिवैल्यूएशन गेन या लॉस जो भी आपकी एंट्री में आ रहा था उसे कहाँ लेके जाओगे, तो पहली बार रिवैल्यूएशन किया और आपका रिवैल्यूएशन गेन आया है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में ले जाओ, और अगर रिवैल्यूएशन लॉस आया है तो पी&एल में डेबिट कर दो। अगर आपने सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन किया है, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन यानी पहले भी रिवैल्यूएशन हो चुका है, तो सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में अगर वैल्यू बढ़ी है और पहले वाले रिवैल्यूएशन में भी वैल्यू बढ़ रखी थी, तो आप अब की बार वाले गेन को भी सरप्लस ओसीआई में ले जाओ, रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में ले जाओ। लेकिन पिछली बार वैल्यू गिरी थी तो पिछली बार आपने पी&एल डेबिट करा होगा, इस बार वैल्यू गिरी है तो पिछली बार जितने अमाउंट से आपने पी&एल डेबिट किया था पहले उतने अमाउंट से पी&एल को क्रेडिट करो। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा वैल्यू बढ़ी है तो फिर आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट करना। ऐसे इस बार मान लो वैल्यू गिरी और पिछली बार भी वैल्यू गिरी थी तो पी&एल में डेबिट कर लो। लेकिन इस बार वैल्यू गिरी और पिछली बार वैल्यू बढ़ी थी, पिछली बार वैल्यू बढ़ी थी तो पिछली बार आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट करा होगा, तो इस बार आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करो जितना लॉस हुआ है उतना, और उसके अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट का और लॉस हुआ है, वैल्यू गिरी है तो पी&एल डेबिट कर देना। ठीक है, ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस में जो बैलेंस होगा उसका क्या करेंगे, जब पीपी बुक से हट जाएगी तब सारा बैलेंस आप रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर देना। यानी ये एक ऐसा ओसीआई का आइटम है जो पी&एल का मुंह कभी भी नहीं देखता। इसके बाद देखिए कुछ रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट आप बीच बीच में भी रिटेन्ड अर्निंग में डाल सकते हो, ये कंपनी की ऑप्शनल पॉलिसी है, कंपनी चाहे तो फॉलो कर सकती है। कितना अमाउंट, जितना हमारा एक्सेस डेप्रिसिएशन लगा है रिवैल्यूएशन गेन की वजह से, रिवैल्यूड अमाउंट पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट पे कितना लगता था डिफरेंस, इतना आप डाल सकते हो रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल के रिटेन्ड अर्निंग के अंदर। थाईलैंड सिचुएशन में आप मानोगे कंपनी ये पॉलिसी फॉलो नहीं कर रही है, क्वेश्चन में बोले तो ही मानेंगे फॉलो कर रही है। इसके बाद अदर पॉइंट देखिए, गेन और लॉस सेल ऑफ पीपी पे होगा वो पी&एल में जाता है। अगर आपको कोई पीपी डैमेज हुई है उस पर कोई इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिला है तो वो भी पी&एल में अदर इनकम में जाएगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग, डीकमिशनिंग, रिस्टोरेशन या डिमोलिशन कॉस्ट जो होती है हमारी फ्यूचर में होगी उसको हम पीवी पे रिकॉर्ड करते हैं, पर उसमें भी तो एस्टिमेशन में चेंज आ सकता है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले चेक करो कि चेंज उसके एस्टिमेशन में कोई चेंज है क्या। तो रिवाइज्ड एस्टिमेटेड डिसकमिशनिंग कॉस्ट का आप पीवी कर लो आज के दिन कितना आ रहा है,
और आज के दिन कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लाइबिलिटी का, वो देख लो तो आपको मिल जाएगा लाइबिलिटी बढ़ी है कि गिरी है। ठीक है, अगर अब अकाउंटिंग कैसे करेंगे तो उसके लिए आप देखो, अगर एसेट कोस्ट मॉडल पे फॉलो कर रहे हो तो उस केस में अगर लाइबिलिटी बढ़ी है तो एसेट की कोस्ट बढ़ा दो और लाइबिलिटी बढ़ा दो, पीपी टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लाइबिलिटी। और गिरी है लाइबिलिटी तो एसेट की कोस्ट कम कर दो, लाइबिलिटी कम कर दो, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लाइबिलिटी टू पीपी, सिंपल है। रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या करोगे आप, इंक्रीज या डिक्रीज इन लाइबिलिटी का सेम ट्रीटमेंट करोगे जैसा रिवैल्यूएशन गेन या लॉस का करते थे। लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है यानी नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो आप क्या करते हो, अगर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस था उस एसेट से रिलेटेड पहले उसको डेबिट करो, बचे हुए के लिए आप पीएनएल डेबिट करो टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लाइबिलिटी। और अगर गेन हुआ है तो पहले आप पीएनएल क्रेडिट करो अगर पहले कभी डेबिट किया था रिवैल्यूएशन लॉस के चक्कर में, और उसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट करो और डेबिट कर दो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लाइबिलिटी। कंप्लीट हो चुका है इंडिया 16 का रिवीजन। इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट लगेंगे ज़्यादा ही, वो मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा। देखो पीपी में एक तो कोस्ट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट वाले, वो तो सारे इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि वो आ सकते हैं, अभी तक पूछा नहीं गया है बहुत टाइम से। तो कोस्ट वाले तो आप देख लेना, वो मैंने कोस्ट के नोट्स लिखवाए ना वही याद कर लेना चाहिए, तो उन क्वेश्चन में से तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करा रहा। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन है उसमें से मैं करा देता हूँ। एक देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये एक बार मैं आपको रिवाइज करवा भी देता हूँ। देखो 1 अप्रैल को सन लिमिटेड ने एक लैंड परचेज किया 10 मिलियन का, जिसमें लीगल कॉस्ट 1 मिलियन भी इंक्लूडेड है फैक्ट्री बनाने के लिए। 1 मई 2001 को मैंने कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, जिसमें प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ लैंड यानी साइड प्रिपरेशन कॉस्ट लगी है, मटेरियल की कॉस्ट लगी है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट लगी है, ओवरहेड कॉस्ट लगी है, ये सारी मैं इसमें कैपिटलाइज करूँगा। इसके बाद ऑनगोइंग ओवरहेड कॉस्ट मैंने अलोकेट करी है यूजिंग कंपनी नॉर्मल अलोकेशन मॉडल। अलोकेटेड कॉस्ट कभी भी पार्ट नहीं होती, मैंने अभी नोट्स में पढ़ाया था आपको, तो अलोकेटेड कॉस्ट को आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। इनकम रिसीव ड्यूरिंग टेम्पोररी यूज एज ए कार पार्किंग, तो इसको भी आप एडजस्ट नहीं करोगे, ये एडजस्टमेंट नहीं होगा। रीलोकेटिंग स्टाफ की कॉस्ट भी एडजस्ट नहीं होगी, ओपनिंग सेरेमनी की कॉस्ट भी इसमें पीपी का पार्ट नहीं बनेगी, बस ये 4 कॉस्ट आप पीपी का पार्ट बनाओगे। आगे देखिए फैक्ट्री जो है वो 30 नवंबर 2001 को कंप्लीट हो गई, इसे आपको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मानना है एज पर इंडेस 23। इंडेस 23 बोलते हैं सब्सटेंशियल पीरियड हो गया, तो अगर आपने इस पीपी को बनाने के लिए कोई अगर लोन लिया था तो उस पर जो इंटरेस्ट लगा है ना उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हो इसके अंदर। तो प्रोडक्शन हमने बिगिन कर दिया 1 फरवरी से। ओवरऑल यूजफुल लाइफ ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज एस्टिमेटेड एट 40 ईयर्स। पूरी बिल्डिंग फैक्ट्री की बिल्डिंग की 40 साल की यूजफुल लाइफ है डेट ऑफ कंप्लीशन से। लेकिन जो इस बिल्डिंग के अंदर रूफ वाला पार्ट है, रूफ इन ए बिल्डिंग एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट वाला पार्ट होता है, मैंने बताया था, उसकी यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स है। और कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द रूफ एट करंट प्राइसेस वुड बी 30% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। जब इसको रिप्लेस करोगे तो इस पर कॉस्ट आएगी 30% की, तो करंट प्राइसेस के बेसिस पे, तो इसको हमें अलग से करके डेप्रिसिएशन अलग से निकालना पड़ेगा, अभी बताऊंगा कैसे करेंगे। हमें 40 ईयर्स के एंड में जब यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी फैक्ट्री को डिमोलिश भी करना पड़ेगा, यानी डिमोलिशन कॉस्ट डीकमीशनिंग लाइबिलिटी भी आएगी जो कि 20 मिलियन आएगी। और इसके लिए आपको डिस्काउंटिंग रेट 8% बता रखी है, पीवी फैक्टर दे रखा है 40 ईयर्स का। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री का जो है उसके लिए हमने लोन लिया था 17.5 मिलियन का 1 अप्रैल को। लोन पे इंटरेस्ट रेट 6% है, और इस लोन को हमने जब तक यूज़ में नहीं आया था टेम्पोरेरी इन्वेस्ट कर दिया था, 1 लाख रुपीज़ की वहाँ से इन्वेस्टमेंट इनकम आई थी। ये इंडेस 23 वाला पॉइंट है, इंडेस 23 के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। आपको बताना कैरिंग अमाउंट कितना आएगा फैक्ट्री का बैलेंस शीट में। देखो अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखो कॉस्ट निकालनी है हमें। सबसे पहले लैंड की कॉस्ट हम ले लेते हैं। लैंड की कॉस्ट कितनी है, 10 मिलियन है। आपको सारी कैलकुलेशन रुपीज इन थाउजेंड में करनी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो 10 मिलियन यानी हो गया 1 करोड़, थाउजेंड्स में करोगे तो ये 10,000 आ गया।
कॉस्ट ऑफ लैंड ले ली इंक्लूडिंग लीगल कॉस्ट, वो पार्ट होती है कॉस्ट का। फिर देखो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट ले लोगे, मटेरियल कॉस्ट ले लोगे, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ले लोगे और ओवरहेड कॉस्ट जो कंस्ट्रक्शन में लगी है वो ले लोगे। ये चारों कॉस्ट मैंने ले लिए इसके अंदर, ठीक है। ये चारों कॉस्ट मैंने इसके अंदर ले लिए, साइट, मटेरियल, एम्प्लॉयमेंट और डायरेक्ट ओवरहेड। इसमें ध्यान रखना, देखो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट जो है ना वो पर मंथ है, तो अब आपको देख लो कंस्ट्रक्शन में कितना टाइम लगा, उस अकॉर्डिंग वो कॉस्ट आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन आपका कब कंप्लीट हुआ है? कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हुआ है 30 नवंबर को, चालू कब किया था? 1 मई को। तो 1 मई से 30 नवंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 महीने, 7 महीने की कॉस्ट लेनी पड़ेगी और ओवरहेड की भी 7 महीने की लेनी पड़ेगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पीरियड की लोगे। इसके अलावा ये सब कॉस्ट पार्ट नहीं बनेगी अपना। इसके अलावा डी कमीशनिंग की कॉस्ट 20 मिलियन आएगी और पीवी फैक्टर अपने को दे रखा है, तो पीवी करके इसको भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमारा इंड AS 23 के अकॉर्डिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है, तो जो हमारी इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो भी कैपिटलाइज हो जाएगी। फिर 17.5 मिलियन का लोन लिया था, 6% की इंटरेस्ट रेट है, तो 17.5 मिलियन इंटू 6% इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज होता है इंड AS 23 के अकॉर्डिंग? जब आपने खर्चा किया था पहली बार, कंस्ट्रक्शन कब चालू किया? 1 में, तो इस दिन से आपको लेना पड़ेगा जब वो कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हुई 30 नवंबर यानी 7 महीने, 1 में से 30 नवंबर 7 महीने, तो 7 महीने का मैंने इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर दिया। लेकिन अगर मेरी कोई टेम्पोरेरी इन्वेस्टमेंट करने से इनकम होती है, ये इंड AS 23 का टेम्पोरेरी इन्वेस्टमेंट है, ये वाली टेम्पोरेरी इनकम की बात नहीं कर रहा मैं, जो भी मैंने आपको बताई थी कार पार्किंग वाली। इंड AS 23 में बोलते हैं जो लोन आप लेते हो ना सेट के लिए, उसको जब तक यूज में नहीं आता बैंक में पड़ा रहता है, कुछ ब्याज मिल जाता है, तो ब्याज मिलेगा उसको आप लेस कर सकते हो उस इंटरेस्ट कॉस्ट में से, वो आप लेस कर दो, नेट अमाउंट कैपिटलाइज कर दो। या आपकी आगे टोटल कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होगी, सिंपल सा था। अब टोटल कॉस्ट जो कैपिटलाइज हुई है वो 2 चीज़ों पे हुई है, एक लैंड की और एक फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने की। तो लैंड की तो वही 10,000 कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट है रिमेनिंग, ठीक है। लैंड की 10,000 कैसे पता चला? क्वेश्चन में दे रखी ना 10 मिलियन, तो थाउजेंड्स के अंदर 10,000, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन ऑन रूफ पार्ट और अदर पार्ट्स, बिल्डिंग में भी एक रूफ पार्ट अलग कंपोनेंट है, सिग्निफिकेंट कॉस्ट का, उस पर अलग से डेप्रिसिएशन लगेगा, अदर पार्ट्स पे अलग। अब रूफ पार्ट जो है ना उसके लिए बोला गया है कि आज की जो प्राइसेस है उसके बेसिस पे देखा जाए तो रूफ पार्ट है ना 30% टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का मान के चलो आप। तो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 9912 है, इसका 30% रूफ पार्ट, इसकी यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स। अभी कितना टाइम का डेप्रिसिएशन लगेगा? रेडी टू यूज, देखो प्रोडक्शन चालू है 1 फरवरी, इससे मतलब नहीं, हमें रेडी टू यूज 30 नवंबर से मतलब है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने का लगेगा, 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया। अदर पार्ट्स यानी 70% इसका, जिसपे 40 साल का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर में 4 महीने का, तो ये डेप्रिसिएशन लगेगा, टोटल डेप्रिसिएशन इतना लगेगा। तो कैरिंग अमाउंट हमारी एसेट का कितना होगा? टोटल एसेट माइनस डेप्रिसिएशन, तो आपका कैरिंग अमाउंट इतना आएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी, पर अच्छा क्वेश्चन था तो ये आपको करना है। एक क्वेश्चन नंबर 8 देख लेना, जो अभी मैंने आपको बताया था ना डेफर्ड सेटलमेंट वाला एग्जांपल, वही क्वेश्चन है, तो ये आप एक बार देख लेना, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं है। एक ये देख लेना क्वेश्चन 13, बिल्कुल सिंपल होता है, जब डेप्रिसिएशन मेथड या यूजफुल लाइफ में चेंज आता है, तो यहाँ पे मेथड तो सेम ही यूज़ कर रहे हैं, ये यूजफुल लाइफ में चेंज आ रहा है, तो उस केस में आप कैसे चेंज करोगे उसका क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ये आप एक देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। एक ही क्वेश्चन देख लेना, जो मैंने आपको कार वाला एग्जांपल दिया था ना कि पीवी करके पहले लेके जाओगे, फिर कैरिंग अमाउंट ऑन पार्ट रिप्लेसमेंट रेट निकालोगे, सेम वही क्वेश्चन है, बस एक मशीनरी है उसका टरबाइन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, डिट्टो वही एग्जांपल से मैंने आपको करवा दिया, तो इसमें कुछ दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है, तो ये आप कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ये क्वेश्चन देख लेना आप, ये रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग कैसे करोगे, रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग किस तरीके से करोगे, तो ये क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको करवा देता हूँ। देखो एक प्लांट एंड मशीनरी है, बिगनिंग ऑफ 2001, आपको कुछ डेटा दे रखा है, ग्रोस कैरिंग अमाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, नेट कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू कितनी हो गई, 10 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है, कंपनी डेप्रिसिएशन एसएलएम से लगाती है, रिवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ 4th ईयर किया गया आपके पास से। आप बताओ जो कंपनी है रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग किस तरीके से करेगी और सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, जनरल एंट्री से इसका आंसर देना है। देखो अब इसमें आपका जो रिवैल्यूएशन है पीपी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी ग्रोस कैरिंग अमाउंट पे आ रहा है, और ये आपका प्रोविजन आ रहा है,
तो आपके पास दो मेथड होते हैं, कोई सा बताया नहीं कौन सा मेथड लगाना है, तो फिर आप दोनों मेथड में से कोई सा भी कर सकते हो। मैं दोनों मेथड से आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो सबसे पहला मेथड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट कर दो। कितने का डेप्रिसिएशन है? 80 का। एलिमिनेट करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपी, तो पीपी ऑटोमेटिकली नेट कैरिंग अमाउंट पे आ गई होगी 120 पे। 200 में से 80 चला गया, 120 पे आ गई। अब आपको रिवैल्यूएशन गेन या लॉस का ट्रीटमेंट करना है। रिवैल्यूएशन गेन है कि लॉस? फेयर वैल्यू ज़्यादा है नेट कैरिंग अमाउंट से 30 रुपये से ज़्यादा, तो रिवैल्यूएशन गेन है, तो पीपी टू रिवैल्यूएशन गेन आ गया 30 का। अब फ्यूचर में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा? नए कैरिंग अमाउंट नया क्या है 150, इसी पे लगेगा। इस पे कितने टाइम का लगेगा? 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 10 साल की यूजफुल लाइफ थी, 6 साल का लगेगा, तो 150/6 यानी 25 पर एनम, तो डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंट्री हो जाएगी, खत्म। दूसरा रीस्टेटमेंट अप्रोच देख लो। रीस्टेटमेंट अप्रोच में फेयर वैल्यू माइनस एनसीए नेट कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू नेट कैरिंग अमाउंट यही है, तो 25% गेन है। तो अब गेन है तो पीपी बढ़ा दो, ग्रोस कैरिंग अमाउंट 200 है, 200 मल्टीप्लाई बाय 25%। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ा दो, 80 है, मल्टीप्लाई बाय 25%, और क्रेडिट में ऑटोमेटिकली रिवैल्यूएशन गेन आ जाएगा 30 रुपीज़ का अमाउंट। डेप्रिसिएशन फ्यूचर में कितना लगेगा? वही आपका नेट कैरिंग अमाउंट 150 है, इसी पे लगेगा डेप्रिसिएशन, वही 6 साल का, तो 25 रुपीज़ का। ठीक है, नया अमाउंट तो यही है ना नेट 150, जिस पे असेट आ जाएगी आप, तो सेम ही आएगा, बस मेथड अलग है, प्रेजेंट करने का आंसर सेम ही होता है। तो ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट में देख लेना, मैंने आपको करवा भी दिया है। एक ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आज तक आया नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये वास्तव में अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अगर मैं पूरे एफआर में बोलूँ ना तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूरी एफआर के अकॉर्डिंग ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये और क्वेश्चन में तो आप लगाते जाओ स्टेप्स वगैरह सब आंसर आ जाते हैं, पर इसमें आपका दिमाग घूम जाता है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं फटाफट से बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। देखो अब आप, एक एंटिटी का न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिससे रिलेटेड एक डीकमीशनिंग लाइबिलिटी भी है। पावर प्लांट की स्टार्ट ऑपरेट करना कब चालू किया था? 1 अप्रैल 2001। इसकी यूजफुल लाइफ 40 साल है। इनिशियल कॉस्ट थी 1,20,000 रुपये। इसके अंदर डीकमीशनिंग कॉस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है 10,000 का, जो कि 70,400 के फ्यूचर में 40 साल बाद होने वाले कैश फ्लो को 5% से पीवी करने के बाद आया है। ठीक है, एंटिटी की फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को कंप्लीट होता है। मार्केट बेस्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन ऑफ रुपीज 1,15,000 इज ऑब्टेन्ड एट 31 मार्च 2004। दिस वैल्यूएशन इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ एन अलाउंस ऑफ रुपीज 11,600 फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट विच रिप्रेजेंट नो चेंज टू द ओरिजिनल एस्टिमेट आफ्टर द अनवाइंडिंग ऑफ 3 years डिस्काउंट। 3 साल बाद, देखो आज 1 अप्रैल 2001 थी, जब मेरी इनिशियल जो कॉस्ट थी ना प्लांट एंड मशीनरी की वो थी 1,20,000, इंक्लूडिंग पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो कि 10,000 है। कोई दिक्कत नहीं है, 40 साल यूजफुल लाइफ है। अब 3 साल बाद क्या हुआ? मुझे फेयर वैल्यू दे रखी है पीपी की, फेयर वैल्यू भी दे रखी है 3 साल बाद 1,15,000। ये 1,15,000 की फेयर वैल्यू कैसे आई है? 11,600 का पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट हटाने के बाद, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे वापस, वो इसमें लेस किया हुआ है, तो हमारी फेयर वैल्यू कितनी हो गई? 1,26,600 हो गई ना, 1,26,600 है मेरी फेयर वैल्यू। ये इसमें से डिडक्ट करने के बाद आई है 11,600 की डीकमीशनिंग कॉस्ट का पीवी। डीकमीशनिंग कॉस्ट के एस्टिमेट में चेंज नहीं आया है। आप बोलो 11,600 कैसे हो गया? अनवाइंड भी तो होगा 3 साल तक डिस्काउंट, तो इन्होंने बोला अनवाइंड करने पर जो अमाउंट आएगा ना वो इतना ही आएगा 11,600, आप चाहे वेरीफाई कर लेना। इसके बाद देखो ऑन 31 मार्च 2005 यानी इससे अगले साल, जिस दिन रिवैल्यूएशन हुआ उसके अगले साल, entity estimate that as a result of technological advances PV of decommissioning liability has decreased by 5,000। अगले साल decommissioning liability का PV डिक्रीज हो गया, यानी लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू डिक्रीज हुई है 5,000 रुपये से। अगले साल लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू में चेंज आया है। एंटिटी डिसाइड दैट अ फुल वैल्यूएशन ऑफ असेट इज नीडेड एट 31 मार्च 2005। इस वजह से एंटिटी ने अगले साल यानी 2005 के एंड में पूरी असेट का वापस रिवैल्यूएशन कर लिया, और इस बार दिखाई दिया कि जो असेट है उसकी वैल्यू हो गई है 1,07,000 नेट ऑफ अलाउंस, यानी इस 5,000 को हटाने के बाद, जो भी मतलब आज की, सॉरी 5,000 तो डिक्रीज बताया, 1,07,000 नेट ऑफ अलाउंस ऑफ डीकमीशनिंग लाइबिलिटी, मतलब डीकमीशनिंग लाइबिलिटी का आज के दिन जितना भी पीवी बनता है उसको हटाने के बाद 1,07,000 है। अब बताओ इस डीकमीशनिंग लाइबिलिटी में जो भी चेंज आया, रिवैल्यूएशन मॉडल, इस सब की अकाउंटिंग करनी है। फाइनेंस कॉस्ट जो भी आएगी आपकी अनवाइंडिंग करने पर उसको नियरेस्ट 100 में आपको राउंड ऑफ कर देना है, ऐसा लिखा हुआ है। सोल्यूशन देख लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन बड़ा दिखता है, इंफॉर्मेशन सिंपल है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में, पर जब क्वेश्चन करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत हो जाएंगी, इसमें सोचना पड़ेगा अपने को। देखो क्वेश्चन 26 में देखो, सबसे पहला अपना रिवैल्यूएशन होगा 31 मार्च 2004, 3 साल बाद 1,15,000
प्लस 11,600 क्योंकि इसमें से हटाया हुआ है 11,600 को, तो पीपी में तो इंक्लूडेड रहती है ना, डीकमीशनिंग कॉस्ट को हम ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले उस दिन का कैरिंग अमाउंट तो निकाल लें। तो पीपी स्टार्टिंग में 1,20,000 थी इंक्लूडिंग पीवी ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट। 40 साल की यूजफुल लाइफ है, 3 साल का डिप्रिसिएशन हटा दो, पी एंड एल में जाएगा। तो 1,11,000 कैरिंग अमाउंट आ गया 31/3/4 को, यानी 3 साल बाद। अब इस दिन फेयर वैल्यू आपको बता रखी है कितनी, 1,15,000, लेकिन 11,600 की डीकमीशनिंग कॉस्ट को हटाने के बाद तो उसको वापस ऐड किया, तो ये फेयर वैल्यू है पीपी की। तो बताओ रिवैल्यूएशन गेन आ गया आपको 15,600 का, ये कहाँ जाएगा आपका ओसीआई में चला जाएगा, ये आपका ओसीआई में चला जाएगा। अब आ जाइए 2005 की कैलकुलेशन पे। तो 2004 के एंड में ये मेरा अमाउंट हो गया 31 मार्च 2004 को। एक साल का डेप्रीशिएशन लगा दें, अब 37 ईयर्स की यूजफुल लाइफ बच रही होगी, 3 साल पहले जा चुके थे, तो डिवाइड बाई 37 करके मैंने एक साल का डेप्रीशिएशन लगाया। तो कैरिंग अमाउंट आ चुका है 31 मार्च 2005 का। 31 मार्च 2005 का मेरे पास कैरिंग अमाउंट आ चुका है। अब 31 मार्च 2005 की मैं फेयर वैल्यू निकाल लूँ पीपी की। फेयर वैल्यू कितनी है सर, आपको दे रखी है 1,07,000। तो लेकिन 1,07,000 में तो डीकमीशनिंग कॉस्ट को माइनस किया हुआ है, हमें वापस एड बैक करना पड़ेगा। तो आज के दिन डीकमीशनिंग कॉस्ट कितनी होगी, वो 7,200 मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है। अब ये 7,200 कैसे है वो भी अपन देख लेंगे, तो आपका ये अमाउंट हो जाएगा। तो एक बार अपन है ना पहले 31 मार्च 2004 तक का काम करते हैं, ताकि आप 5 का बाद में समझ पाओ, वरना 5 की अभी कैलकुलेशन समझ नहीं आएगी। तो 2004 तक का काम करें। तो देखो 31 मार्च 2004 मैं आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ कि फाइनेंस कॉस्ट ऐड करने के बाद ही 11,600 आया था। देखो 10,000 की इनिशियल लाइबिलिटी थी आपकी डीकमीशनिंग की, 5% डिस्काउंटिंग रेट है। तो इससे आप करते जाओगे तो देखो 31 मार्च 2004 ईयर एंड पे आपका बैलेंस आएगा 11,600। ये 11,600 आपका बैलेंस आएगा 31 मार्च 2004 पे। तो अब आप देखो एंट्री क्या पास करोगे। अब आप 31 मार्च 2004 की बात करें अपन, 31 मार्च 2004 को आपका रिवैल्यूएशन गेन कितना हो गया 15,600 का। 15,600 का हमने बुक किया था। बस यही है कि ये 31 मार्च 2004 की कैलकुलेशन है, आपसे शायद एंट्री पूछी नहीं है। एंट्री नहीं पूछी, सिर्फ अकाउंट 4 कैसे करोगे, डी कमीशनिंग लाइबिलिटी को बताना है, तो अब 2005 का भी बता देंगे। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में चला जाएगा 15,600। इसके अलावा अब आपको बाकी कैलकुलेशन और करनी है, वो भी हम देखते जाएंगे। तो 15,600 तो 2004 में हमारा चला जा चुका है रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर। अब 2005 की हमें कैलकुलेशन करें। अब 2005 की कैलकुलेशन के लिए देखिए, पहले हम निकाल लेते हैं कि डी कमीशनिंग लाइबिलिटी का कितना बैलेंस आएगा, हमारे अकॉर्डिंग कितना बैलेंस आएगा। तो 2005 में हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो 12,200 बुक्स में बैलेंस होना चाहिए। लेकिन 2005 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है 5,000 से डी कमीशनिंग लाइबिलिटी को कम करना है। डी कमीशनिंग लाइबिलिटी को कम करना है, यानी ये भी एक तरीके से क्या हो गया, मेरा रिवैल्यूएशन गेन हो गया। तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में ऐड हो जाएगा ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस में ऐड हो जाएगा। मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन मॉडल में लाइबिलिटी कम होती है तो रिवैल्यूएशन गेन रिवैल्यूएशन सरप्लस में चला जाएगा। ये चला गया। तो मेरी लाइबिलिटी 5,000 से कम करनी है आज के दिन, यानी आज के दिन मेरी डी कमीशनिंग लाइबिलिटी का बुक्स में बैलेंस कितना होना चाहिए 7,200। तो इस दिन देखो मैं ये एंट्री पास करूंगा, प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग लाइबिलिटी कम करी, रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले गया। समझ में आया, 7,200 मेरी बुक्स में आज के दिन डी कमीशनिंग लाइबिलिटी है। तो अब देखो 2005 31 मार्च 2005 को फेयर वैल्यू 1,07,000 प्लस ये 7,200 यहाँ से आया था। तो ये आपकी फेयर वैल्यू हो गई। डिफरेंस इन फेयर वैल्यू इस बार क्या है, कम आया है, फेयर वैल्यू कम हुई है कैरिंग अमाउंट से। तो रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है, तो कहाँ ले जाएंगे पी एंड एल। लेकिन पहले रिवैल्यूएशन हो चुका, पिछली बार रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन सरप्लस में गया था अमाउंट, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को पहले डेबिट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद असेट दिखा देंगे नेट फेयर वैल्यू के ऊपर। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में डेबिट होगा 2980। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में देखो 8980 ये इसमें से मैंने डेबिट किया, यानी कम किया। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का ये बैलेंस बचेगा। अब आपको बताना है रिटेन्ड अर्निंग में टोटल बैलेंस कितना जाएगा, कितना बैलेंस बचेगा 31 मार्च 2005 को, वो देख लेते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग यानी पी एंड एल में देखो एक तो डेप्रीशिएशन किया 2004 का, 2004 तक के डेप्रीशिएशन की बात करो मैं, टोटल 2004 तक का डेप्रीशिएशन। इसके बाद 2005 का डेप्रीशिएशन किया। इसके बाद आप देखो 2005 तक ये जो फाइनेंस कॉस्ट है ये तो पी एंड एल में गई होगी, फाइनेंस कॉस्ट भी तो पी एंड एल में गई होगी 2,200 की, तो ये भी आप पी एंड एल में डालोगे। तो इतना बैलेंस होगा आपके रिटेन्ड अर्निंग का। ये पूरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। यानी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में डी कमीशनिंग लायबिलिटी और एसेट की फेयर वैल्यू में चेंज आया, उसकी वजह से आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस का कितना बैलेंस बचेगा ये पूरा 2005 के एंड में, और रिटेन्ड अर्निंग में कितना बैलेंस होगा वो आपको बताना है। रिटेन्ड अर्निंग एक तरीके से पी एंड एल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन था जो इन्होंने बिल्कुल अजीब तरीके से प्रेजेंट करा है, लेकिन जितनी भी कैलकुलेशन है सारी अपने सॉल्यूशन में आ चुकी है, वही आपको प्रेजेंट करना है, उसी से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है, स्पेशल क्वेश्चन था ये। तो इंडिया 16 आपका कंप्लीट हो चुका है।